हेलो दोस्तों, शान ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है शिवशंकर साहनी और मैं आप लोग के लिए प्लांट ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आया हूँ स्टेज 1 के लिए। ठीक है, तो इसके सारे सोल्यूशन हम स्टेज 1 का है, इसके सारे सोल्यूशन हम फटाफट देखेंगे। ठीक है गाइस, जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन के बारे में सारी चीज़ पता होगी आपको कि कैसे क्या क्वेश्चन वगैरह आते हैं इसमें, वो सारी चीज़ें आपको पता ही है कि 20 मैथ के आते हैं, 20 जनरल साइंस के, 10 जीके वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं हम आगे। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, क्वेश्चन आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि 2 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 20:1 है तो ब्याज दर क्या होगा? इफ़ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर इज 20%, 20:1, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो मैं बताता हूँ। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, SI इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। ये किसका रेशियो दिया है? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का दिया है। मतलब प्रिंसिपल अगर 1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1 है तो प्रिंसिपल कितना है? 20, और हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो R निकालना है, टाइम 2 दिया है, डिवाइड बाई 100, इसी को सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या बोला गया? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। ये क्या हो गया? यहाँ पे आ गया 5, 25, 20, 25, 100 आ गया। और यहाँ पे अगर ये 1 तो है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई 2। तो R इज इक्वल टू आएगा 5/2। 5/2 मतलब 2.5। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे रेशियो दिया था, इसको हो गया। आप सॉल्व करके ऐसे देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना था आपको। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे भी वीडियो पॉज करके आराम से फटाफट हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कह रहा है 6 घंटियाँ क्रमशः 4, 6 और 10 और 15, 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि वे पहली बार एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो रात 11 बजे तक वह कुल कितनी बार बजेंगी? ठीक है, तो पहले का आंसर तो 2.5 था। ठीक है, तो यानी कि 6 बेल हैं जो 4, 6, 10, 15 और 20 के रिस्पेक्टिवली बजती। तो जैसे भी इसको इस तरह का क्वेश्चन आए, सिंपल है, आप जो जो ये वैल्यू दी है 4, 1, 6, 15 का सबका एलसीएम। तो आप यहाँ पे देखिएगा एलसीएम किसका? 4, 6, 10, 15 और 20, इन सबका एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 6, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 4, 6, 10 और 20 सबका एलसीएम गाइस आएगा 60। कितना आएगा? 60। आप करके भी देख लेंगे, 60 आएगा एलसीएम। तो 60 एलसीएम आ गया। अब इसमें बोला गया है कि वो क्या करती हैं? बजती हैं फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग हाउ। तो 60 मिनट के बाद वो हर बार बजती हैं, हर 60 मिनट पे वो दोबारा बजती हैं। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा। तो हर एक घंटे पे वो दोबारा बजती हैं। एलसीएम तो आपको निकालना आता है, जितने भी नंबर दिए सबका एलसीएम। तो हर 60 मिनट पे, तो 1 बजे से शुरू हुआ है और कितने बजे तक? 11 बजे का। उन्होंने यहाँ पे बोला है दोहराव को छोड़कर। तो 1, फिर 2 बजे बजी होंगी, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 मतलब 10 बार बजी होंगी। तो हर एक घंटे की बात कर रहा है ना, तो 10 बार बजी होंगी। ठीक है ना, हर एक साथ रिंगिंग की होंगी 10 बार। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 25 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दुकानदार को
हुआ लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑन सेलिंग 20 मीटर ऑफ क्लॉथ अ शॉपकीपर गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, फाइंड द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, एक क्लॉथ को बेचता है। तो उसको बेचने का, देखते को सिंपल समझाता हूँ, तो उससे बेचने पर 25 मीटर क्लॉथ बेचता है तो 5 मीटर कपड़े के बराबर उसको प्रॉफिट भी हो जाता है। एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। मतलब कि अगर हम कोई सामान खरीद के लाते हैं तो ज़्यादा पैसे बेचते तभी तो प्रॉफिट होता है। तो यानी याद रखो 5 रुपये, मान लो 1 मीटर कपड़े का दाम 1 रुपया है, तो 1 मीटर क्लॉथ का दाम हो गया 1 रुपीज़ में, हम यहाँ मान के चलते हैं। तो 5 मीटर का कितना हो जाएगा, 5 रुपये, और 25 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हो गया, 25 मीटर कपड़ा बेचा, माइनस CP। पहले हम CP निकाल लेते हैं। CP को इधर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 5, यानी 20 रुपया। तो CP 20 रुपया हो गया। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप नोट करेंगे। CP अगर 20 रुपया हो गया और SP हमारे पास है 25, CP हमने निकाल लिया 20 रुपया, तो हमारे पास लाभ कितने का हुआ, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो 20 रुपये के सामान पर, 20 रुपये के सामान पर हमारा 5 का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई 100, तो 5 4 जा, और 4 से कट करेंगे तो 25। तो इसका आंसर आपका आएगा 25%। ठीक है ना, तो 25% आ गया, थर्ड का 25% आंसर है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस, ध्यान से देखिएगा, हर एक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सॉल्व करने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, कह रहा है इन 2 सक्सेसिव ईयर 120 स्टूडेंट ऑफ स्कूल अपीयर्ड एट द फाइनल एग्जाम रिस्पेक्टिवली 20%, 80% एंड 60% पास, फाइंड द कम्यूटेटिव पासिंग परसेंटेज इन 2 ईयर्स। कुछ नहीं करना है इसको, आपको बस इतना समझना है कि 100 और 20, 100 और क्या कह रहा है 200 अंतिम परीक्षा में इंक्लूड हुई, उनमें से 80%। तो यानी कि जो 100 छात्र थे उसका 80% जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 80 छात्र आ जाएंगे। और ऐसे ही 200 का 60% हम निकालेंगे, तो 200 का 60% जब हमारे पास आएगा तो इसका कितना आएगा, 120 छात्र। ठीक है, 120 हो गए। तो 120 का मतलब क्या होता है, टोटल छात्र कितने पास हुए हैं, 100, 80 और 120, 120 छात्र पास हुए हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें ऊपर, तो यानी कि टोटल तो यहाँ पे 100 और 300 छात्र थे, 300 में से 200 छात्र पास हो गए, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज हमसे पूछा है, तो 0 से 0 कट कर देते हैं यहाँ पे, तो 200 डिवाइड बाई 3 आ गया, और 3 आया, इसका मतलब क्या होता है 67.67 आ गया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन में एरर है, एक बार आप देख लीजिएगा, मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो सिंपल क्वेश्चन होता है कैलकुलेशन का, सिंपल 11/x, और यहाँ पे √25 है, √125, इसको लिख सकते हैं हम लोग √5 × 25 प्लस √36 × 5। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन आ जाएगा, मतलब 5 रेशियो आ जाएगा, 5 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, प्लस यहाँ से हम 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। तो ये 6 और 5 कितना हो गया, 11√5, 11√5। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 11/x की वैल्यू है, तो 11/x की वैल्यू, तो 11 से 11 कट गया। आगे अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, 11 से 11 कट गया था, हमारा इक्वेशन क्या बना हुआ है, इक्वेशन आपका बना हुआ गाइस 1/x इज इक्वल टू √5। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू हमारी आएगी, x की वैल्यू अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1/√5। ठीक है, 1/√5, जो कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो 1/√5, या फिर हमारा आ सकता है रूट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे √5/5। ठीक है ना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे लगा लेंगे, यहीं पे √5/5 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कुछ भी मिसप्रिंट हो जाता है, आप लोग अपना आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक बार करके भी देख लीजिएगा, टाइपिस्ट महोदय को मैं थोड़ा देख लूँगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, देखिए ये एक्सपोनेंट एंड पावर का है, तो आपको घबराना नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप तो मुस्कुरा दीजिए हमारे तरीके से। देखिए 1 में 343 किसका स्क्वायर किसका क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब माइनस में है, इसकी पावर -2/3 है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, इधर देखो 7 पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -7 पावर -3 और मल्टीप्लाई 2/3। 3 से 3 कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट गया तो -7 पावर -2, 7 पावर -2। अब इसका स्क्वायर जब हम करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है गाइस, ठीक है ना। 49 यहाँ पे पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 ये हो जाएगा 49, यानी ऑप्शन नंबर 6 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन कैलकुलेशन का है, इसको मैं आपको बता देता हूँ को कैसे करना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 91 यानी 28.56। अब 28.56 का मतलब क्या होता है, 28.56। अब 28.56 का मतलब देखोगे तो आप लोगों ने एक फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ा होगा 1/7। 1/7 1/7 का मतलब क्या होता है, 1/7 का मतलब होता है 14.28%। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 28 हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा। यानी कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, 1/7 है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, 1/7 है, 28.56। ठीक है, और ये अगर आप देखेंगे 44.5, 44.44, तो आपने पढ़ा होगा 1/9 की वैल्यू होती है 11.11। अगर इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 हो जाएगा सब में, तो ये 4/9 है। बस इतना ही आपको समझना था। फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन करना आपको आता है तो आप दुनिया जीत लोगे। ठीक है, अब आते हैं। देखिए इसी को हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/7। ठीक है, 2/7 मल्टीप्लाई 91 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 4/9 मल्टीप्लाई 162 इज इक्वल टू 400 है, तो 400 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई x। यहाँ से सॉल्व करके गाइस आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपका आएगा 24.5। ठीक है, 24.5। हाँ 7 का 24.5 आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये तो आपका सिंपलीफिकेशन का है। तो सिंपलीफिकेशन में भी आप देखेंगे बोर्डमास रूल लगेगा। पहले आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना, डिवाइड करेंगे 4 यहाँ पे 6 आएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर आएगा आपका 4। नहीं सॉल्व होगा आप कमेंट करेंगे, सब आपको रिप्लाई दिया जाएगा, घबराइएगा नहीं, हम आप लोग के साथ जुड़े हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। तो 5/5 मल्टीप्लाई 5/3 माइनस 5/-3/2 इज इक्वल टू 5/x+2। देखिए अब अगर आप देखो तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक पावर को इससे कट कर सकते हैं, तो यानी ये 5/2 ही होगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे क्या हो सकता है मेरे पास, ये 5/2 और 5/1, तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस 5/-3/2। ठीक है, -3/2। अब इसमें से मैं कॉमन लूँगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ 5/3, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 5/-1/2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा 5 की पावर हो जाएगा x+2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऊपर क्या है, 5/x+2। ठीक है, 5/x+2 बचेगा। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको एक बार मैं बाद में देखूँगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर वैसे मैं इसको चेक कर लूँगा, वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर बी है, लेकिन इसको एक बार चेक कर लूँगा। इसको छोड़ दीजिए, शायद वो थोड़ा सा मिस्टेक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और बी की आय मतलब इनकम का रेशियो है 5:5 और उनके व्यय का जो अनुपात है 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में 1600 रुपये बचाते हो, ठीक है, तो ए की आय का रेशियो बताओ। देखो ए की आय बतानी है, मेन ये है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है। तो इनकम कितना दिया गया, 5:4 दिया गया है। इधर ए है, इधर बी है, ठीक है। उन्होंने खर्च कितना किया, 3:2 का खर्च कर दिया। कितना कितना बचाया, 1600 यहाँ बचाया, इन्होंने भी 1600 बचा लिया, बी वालों ने भी, सबने सेविंग की। डिफरेंस देखो दो, अगर डिफरेंस सेम है तो सब तो बढ़िया बात है। तो यानी 2 ही रुपया बचाया होगा, इन्होंने भी 2 बचाया होगा। तो 2 की वैल्यू 1600 है, ठीक है। तो 2 की वैल्यू 1600, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 800। तो हमसे एक ही मतलब इनकम पूछिए, तो 5 × 800, 5 × 800 4000। तो इसका आंसर 4000 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। देखिए रिया के जन्म के समय अमित की आयु 17 वर्ष थी, ठीक है। यदि और बोला गया और आदि के जन्म के समय 4 वर्ष थी। जब अमित 44 वर्ष का है तो रिया और आदि की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात। देखिए यहाँ पे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से इस तरीके से समझ जाइए कि मैं ऐसे बोल देता हूँ, जब अमित की आयु 6 वर्ष थी तो रिया की कितनी हो जाएगी, 10, और अमित की कितनी हो जाएगी, 27। अमित की कितनी हो जाएगी, 27, तो रिया की 6 है। तो यानी कि अगर हम देखें, जब अमित की 44 हुई है, 44 आयु हो गई है, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, रिया की आयु 21 वर्ष। रिया की 21 वर्ष हो जाएगी, माइनस करके यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, 21 वर्ष और रिया की आयु 21 वर्ष हो जाएगी। नहीं, रिया की 21 कैसे हो जाएगी, देखिए यहाँ फिर से 1 मिनट समझिएगा, थोड़ा मिस्टेक। मैं कह रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं कि जो अमित की आयु है, आदि की आयु है 6 वर्ष है, आदि की आयु 6 वर्ष है, तो रिया की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। लेकिन अमित की कितनी होगी, 27, 27 हो जाएगी ना, 10 और 27, 27 हो जाएगी, ठीक है, 27। तो जब अमित 44 का होगा तो आदि कितने का हो जाएगा, तो 44 माइनस करेंगे तो आदि की उम्र आ जाएगी 23 और रिया की कितनी हो जाएगी, 27। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे गाइस, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार कैलकुलेट करिएगा आप। अब देखिए 0 और 43 के बीच अभाज्य संख्याओं का माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़ के कर देना, डिवाइड करना जितने नंबर। तो 0 और 47, तो देखिए 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें 0 से लेके 43, मतलब 0 तो हमारा अभाज्य संख्या है नहीं, प्राइम नंबर बोल रहा है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 3, 1 और 3 खुद, मतलब जो अपने टेबल में आए और किसी और एक के टेबल में आए बस, और किसी के टेबल में ना आते हो। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा हमारा है, एक तो सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, +3, ऐसे डॉट 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 हम जाएंगे लास्ट तक। कहाँ तक बोला है, 43 के बीच बोला गया है, कि बीच का मतलब 43 के बीच, तो 43 नहीं आएगा, 43 से पहले कौन सा आ जाएगा, 41, डिवाइड बाई कितना, 13 नंबर होंगे यहाँ पे, तो 13 नंबर होंगे। तो जो भी आएगा ऑप्शन नंबर वैसे आपका बी सही होगा। सबको जोड़ के 13 से डिवाइड करना होगा, डिवाइड नहीं होगा तो डिवाइड करना ज़रूरत नहीं है, लास्ट डिवाइड में 13 ही रहेगा, ठीक है। तो लिख के आप कर लोगे इसको। रमेश के वार्षिक वेतन, देखो इसको मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें आप लोग को कि आप इसको घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है। रमेश की वार्षिक वेतन 12 लाख रुपये है, तो 12 लाख लिखोगे आप, पहले उसके इनकम लिख लो। 12 लाख का मतलब हो गया 12 लाख, 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, एक और, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख, 12 लाख। तो 12 लाख हो गया। 12 लाख में क्या करता है वो, 12% टैक्स दे देता है, तो -12 का 12 लाख,
तो 12 लाख का 12% निकाल देंगे। फिर उसके बाद में वो निकाल देंगे, मतलब जो 12 लाख है उसका 12% निकाल देंगे। फिर उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 12,000 रुपये किराया माइनस कर देंगे। फिर उसमें से 1,000 रुपये शॉपिंग। उसके बाद जो सारा माइनस करने के बाद जो बचेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। तो यानी कि ये 13 है, तो 13 का आपका बी आएगा, मतलब 63,000 रुपये उसका आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन पे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, पौधों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का पौधे यूज करते हैं। सोलर एनर्जी का पौधे क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है ना। हीट एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी हीट से तनाव, काइनेटिक एनर्जी किसी में मोशन के कारण जो एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन के कारण। केमिकल एनर्जी किसी भी केमिकल की वजह से जो एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है। अब बोला गया 4:5 का दोहराव अनुपात। दोहराव मतलब डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का मतलब कि किसको सिंप्लीफाई करके ये आया है, तो यहीं पे देखो इसको सिंप्लीफाई करके ये आ सकता है, नहीं आ सकता, लेकिन इसको आ सकता। देखो इसको करेंगे तो 4 जा और 4 5 जा, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो यह नीचे वाला। लेकिन ये देखो, इसको देखो 5 से कट करेंगे तो 5 जा और 5 जा, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया, 20:5। मानव शरीर में मेरुतंत्र की कितनी संख्याएं होती हैं। मेरुतंत्र मतलब बोला गया स्पाइनल नर्व। देखो दोस्तों स्पाइनल नर्व का मतलब होता है, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। हमारे शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है एक हमारा क्लास 10 में, वहाँ पे पढ़ाया जाता है स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व जो होती है ब्रेन से निकलती है। क्रेनियल नर्व 12 पेयर पाए जाते हैं, 12 पेयर हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और स्पाइनल नर्व हमारे पाए जाते हैं 31 पेयर। तो इसका आंसर हो गया 31, मतलब 31 पेयर। 31 जोड़े भी, 31 सिंगल में दिया गया, 31 जोड़े होंगे। ठीक है, क्या बोला गया, स्पाइनल नर्व की कितने होते हैं हमारे शरीर में, तो 16 का हमारा जो आंसर हो गया बी हो गया। अगर ये क्रेनियल नर्व पूछा होता तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, सबसे लंबी मांसपेशी की बात हमारे शरीर में कर रहा है, तो व्हिच ऑफ द लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी। ठीक है, लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, तो सार्टोसिस नाम की मसल्स होती है जो हमारे बॉडी में सबसे लंबी मसल्स होती है। ठीक है ना। अब बोला गया डेंगू रोग किसके कारण होता है। डेंगू रोग किसके कारण होता है, 18 नंबर क्वेश्चन है। तो बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, कवक से होता है, प्रदूषण से होता है। डेंगू इज कॉज्ड बाय, 18 नंबर क्वेश्चन है। तो डेंगू जो होता है वायरस है, इसके वायरस की वजह से होता है। बैक्टीरिया से होने वाले कुछ फंगल डिजीज हैं, कवक तो जानती होंगे, सड़े गले चीज़ों से, पॉल्यूशन तो आपको पता ही है। ठीक है, एक तरीके से। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, पश्च ब्रेन, पश्च ब्रेन, हिंड ब्रेन, सेरेब्रम, मस्तिष्क, मिड ब्रेन, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, जो सेरेब्रम होता है हमारे ब्रेन का सबसे मेन थिंकिंग पार्ट होता है हिंड ब्रेन में। तो हिंड ब्रेन जो होता है सबसे पीछे होता है। तो वो जैसे आप सामने बैठे तो अपने सामने देखेंगे फोर ब्रेन ही मेन थिंकिंग पार्ट होता है। सामने सबसे फर्स्ट जो माथा होता है फोर ब्रेन, वही होता है फोर ब्रेन। जैसे मान लो मैंने एक ऐसे बना दिया, तो ये सामने होता है फोर ब्रेन, बीच में मिड ब्रेन और पीछे होता है हिंड ब्रेन। तो मेन थिंकिंग पार्ट यही सामने वाला ब्रेन होता है। और हिंड ब्रेन जो होता है ये तो पोस्चर बैलेंस वगैरह के लिए होता है, यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है। तो सेरेब्रम जो होता है मेन ब्रेन में होता है। अब अगला देखिएगा, दो भाई बहन ए और बी की आयु का अनुपात अब से 3 वर्ष बाद 6:4 होगा, और 1 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:6 है। अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बोला गया द सिबलिंग्स मतलब सब भाई बहन हैव रेशियो ऑफ देयर एज 6:7, और बोला गया द रेशियो ऑफ देयर एज 1 ईयर, मतलब 1 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। मतलब यहाँ पे दो भाई बहन की आयु का अनुपात अब से 3 वर्ष बाद इतना होगा, 1 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था। देखो यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी की बात कर रहे हैं, तो बोला गया है अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा।
मान लो ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ 3 वर्ष बाद की बात, यहाँ से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात प्लस में 3 कर देता हूँ तो 6:7 है, ठीक है। और बोला गया 1 वर्ष पहले, यहाँ से 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:6 था, ठीक है। 1 वर्ष पहले 5:6 था। अब बोला गया अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो अगर देखें तो ये 3 और 1 मतलब 4 का गैप आ गया, 1 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 4 है। तो अगर उनकी परसेंटेज निकालें हम तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 20:24, एक एक माइनस कर देते हैं, एक एक प्लस करेंगे, पहले की बात है। तो 21:25 और बोला गया 7 वर्ष बाद, तो 7 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 और 7 इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32। अब रेशियो कट करते हैं इसमें तो 7 से कट करते हैं, 8 से 4 से कट कर देते हैं, 4 7 जा 4 8 जा तो 7:8 आ जाएगा। तो 20 का जो आ जाएगा आपका आंसर सी। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने क्या किया इसमें, अभी से मान लिया परसेंटेज है तो यहाँ से 3 साल पहले, 3 साल बाद सी था, पहले मतलब पहले का 5:2 तो मैंने ये देखा बीच का गैप कितना है, 4 का गैप है यहाँ से यहाँ तक, तो 4 और दोनों तरफ 1 का गैप आ रहा है। तो 1 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू 20 और 6 की वैल्यू 24। लेकिन ये तो 5 साल पहले का था, अब का जो देखा जाएगा तो यहाँ पे 20 से क्या हो गया 21 हो गया और 24 से हो गया 25। लेकिन 7 साल बाद का रेशियो पूछ रहा है तो 7 प्लस करेंगे यहाँ पे 7 प्लस करेंगे तो 28, यहाँ पे 7 प्लस करेंगे 32:7:8 आ जाएगा, ठीक है। एक बार देख के करिएगा आप इसको, देखिएगा मैं यहाँ पे कि कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज एप्लीकेबल ऑफ MRI स्कैनर। बोला गया MRI स्कैनर जानते हो, मैग्नेटिक इंक रीडर करके जो होता है उसकी बात कर रहा है, स्कैनर होता है तो कौन सा फोर्स लगता है 21 में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक करके होता है ना इसका फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक रीडर करके होता है, ठीक है, MRI स्कैनर। आगे देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबाधा का वास्तविक भाग है। प्रतिबाधा मतलब होता है इम्पिडेंस, इम्पिडेंस कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंट होता है, सब्सिटेंस होता है, रिएक्टेंट होता है। तो 22 का जो ऑप्शन आपका होगा रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का है, कभी टॉपिक अच्छे समझाएंगे। बोला गया वेयर डज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ एनी freely suspended object lie, directly beneath at the point of the immediate below of the center on the ground at the center of the object। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी की बात कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट की कहाँ पे होती है, डायरेक्टली विनेथ एट द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन। डायरेक्टली कहाँ पे होते हैं, विनेथ एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे होता है, निलंबन बिंदु के ठीक से नीचे होता है। किसी तत्व के समस्थानिकों में अंतर, किसी तत्व के समस्थानिकों में अंतर होता है। समस्थानिक, देखिए समस्थानिक और संभारिक, आइसोटोप और आइसोबार। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंस है। जैसे कि मैंने बोला एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास क्या है डिफरेंस, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, 1H1, 1H2 और 1H3, ये आइसोटोप है। आइसोबार होते हैं जैसे मान लो 6C12 और 6C14, ये आइसोबार है। आइसोबार मतलब एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास भिन्न भिन्न होते हैं। और आइसोटोप, आइसोटोप जो होते हैं आइसोटोप एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। तो आइसोटोप की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। आइसोबार की जब बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होंगे, अलग अलग होंगे लेकिन एटॉमिक मास सेम होगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैंने जैसे कैल्शियम का होता है 20 और यहाँ पे 40 हो गया, पोटेशियम का 19 होता है लेकिन यहाँ पे 40 होता है। तो ये आइसोबार है, ठीक है ना, एटॉमिक मास जहाँ सेम होता है। तो यहाँ पे बोला गया एटॉमिक
किस तत्व के समस्थानिक में अंतर क्या होता है? एटॉमिक मास का, एटॉमिक नंबर का है, तो एटॉमिक मास का ही होता होगा। तो 24 का कौन सा आंसर हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर ये आइसोबार होता तो एटॉमिक नंबर का अंतर होता है। ठीक है। ओजोन अणु आप ऑक्सीजन से बना होता है, 3 ऑक्सीजन से बना होता है, O3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो कितना बना होता है? 3 से बना होता है। ओजोन लेयर पाई जाती है, वो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। अब बोला गया ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है? ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है? प्योर कॉपर होता है, ओर ऑफ कॉपर होता है, एलॉय ऑफ कॉपर होता है, कॉपर विथ 20% इम्प्योरिटीज। तो 26 का ये रटने वाला ही क्वेश्चन है। ऐसा कॉपर जिसमें 22% इम्प्योरिटीज हो। प्राकृतिक रबर का मोनोमर है नियोप्रीन, आइसोप्रीन, टेरेलिन, ओरोलिन। तो 27 का जो आंसर आपका हो जाएगा आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर का क्या है? मोनोमर्स है। ठीक है ना। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कौन सी ज्वलनशील है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है। तो 28 का आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल होता है, फ्यूल की बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक सांद्रता वाला पदार्थ कौन सा है? नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 है, HNO3 है, या फिर H2CO3 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो 29 का H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक्वारेजिया यानी अम्लराज में H2SCl और HNO3 का रेशियो 3:1 होता है। इसको याद रख लेना। अम्लीय वर्षा का हो गया विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वाट। एम्पियर होती है इलेक्ट्रिक करंट की। वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। कूलम होती है चार्ज की। ठीक है। तो बोला गया ध्वनि तेज यात्रा करे, साउंड ट्रैवल करती फास्टर। साउंड वैक्यूम में करता है, एयर में करता है, वुड में करता है। तो साउंड वुड में सबसे तेज करेगा 31st का डी। ठीक है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में साउंड का ज़्यादा करता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अब बोला गया काइनेटिक फ्रिक्शन इज कंपेरिजन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो किस ज़्यादा होता है या कम होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो 32 जो हो जाएगा उसका बी हो जाएगा, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन कम है। ठीक है। अगला है हु वाज द फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग ऑफ इंडिया। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। फुल फॉर्म याद रख लेना। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के फादर कौन है? सर एलेक्जांफ्रिक, आर मिश्रा, सुश्रुत, लालजी सिंह। तो 33 का हमारा कौन सा हो जाएगा? लालजी सिंह हो जाएंगे। ठीक है ना। याद रख लेना लालजी सिंह है DNA फिंगरप्रिंटिंग के। Which of these medical instrument usually has metal needle attached to it? तो किसी भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में जो होता है क्या अटैच होता है? मेटल नीडल अटैच टू इट। तो 34 का जो आंसर हमारा हो जाएगा क्या होगा? क्या बोलते हैं? सिरेंज होता है। जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके आगे जो लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिरेंज बोलते हैं। जो निडल होता है जिसे हम लोग सुई बोल देते हैं। The system of scientific naming of nomenclature was introduced. Linnaeus, Haeckel, Doran। तो देखो कार्ल लिनियस थे और अर्नेस्ट हैकल जो थे तो हो गए इकोलॉजी के पिता। तो कार्ल लिनियस जो थे इन्होंने क्या किया था? नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। तो 35 का कौन हो जाएगा? लिनियस। इनका पूरा नाम कार्ल लिनियस है। हैकल जो थे ये तो इकोलॉजी के फिदा थे। डॉबर्नियन इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था, पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की थी। और डार्विन जो थे इन्होंने बताया था डार्विनवाद और लैमार्कवाद, जिसमें जिराफ वगैरह पे स्टडी की थी इन्होंने। ठीक है। आगे जब चलेंगे हम लोग, देखो कह रहा है यदि किसी संख्या के 40% के 5/4 का आधा 25 है तो उस संख्या का 27%। किसी संख्या मान लेते कोई संख्या x है, उसका क्या करते हैं 40%। तो 40 मतलब डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 5/4 मतलब 5/4 का आधा 1/2 25। इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी कर लो आप अगर, तो देखो ये कट जाएगा 10 आएगा, 0 से 0 कटेगा
5 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई 100। इस संख्या का 27%, तो 100 का 27% 27 होना चाहिए, तो 36 का ए होगा 27%। ठीक है, आसान क्वेश्चन होते सॉल्व हो जाएंगे। √6 और √15, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 इज इक्वल टू x√10, तो ये आ जाएगा √9 इज इक्वल टू x। √10 से √10 यहाँ से कट जाएगा तो 9 आएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, √9 का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो 37 का जो आंसर होगा हमारा 3 हो जाएगा। फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है, ज़्यादा सोचते नहीं। ये देखिए गाइस मल्टीप्लाई है इसमें, तो ये मल्टीप्लाई सिंपल है, केवल आप डेसिमल गिन लो। डेसिमल कितने डिजिट पे है, यहाँ पे 2, 6 डिजिट पे है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने डिजिट पे है, हाँ 2 और 2, 6 और 2 कितना हो, 6 और 4 कितना हो गया, 6 और 4 10 हो गया, और 10 और 3 13, 13 हो तो 15 डिजिट पे डेसिमल होना चाहिए, बस ये गिन लो। और ये 25 का क्यूब आपको पता है, ये 15,625 होता है, तो सबसे ज़्यादा यही है, 15 डिजिट पे डेसिमल होना चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15, तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारे हिसाब से। देख लेना एक बार, 4 बार है ना, तो एक बार और देखना पड़ेगा, तो ए नहीं होगा, तो क्यूब था एक बार, वो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4 बार था ना 25, तो क्यूब नहीं है 25 का, 4 बार। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि, और उनके काम करने का कौशल का अनुपात 4:1 है। लड़का अकेले उस काम कितने दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 × 5, तो बोला गया लड़का कितने दिन में करेगा, 25 पंचे 20 25 हो, तो लड़का कितने दिन में कर लेगा, एक की एफिशिएंसी के साथ 100 दिन में करेगा। यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो 39 का बी। अब बोला गया एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा पूरा करता है और अपनी गति का 40% बढ़ाकर वापस आता है। दोनों यात्रा के दौरान औसत गति 60 किलोमीटर जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, और वापस आता है गति का 40% बढ़ाकर, गति 40% बढ़ाकर। तो 60 का 40% कितना होगा, एक्सेट्रा, मतलब 140 कर देगा वो, तो 0 से 0 56 कर दिया, 84 कर दिया। तो अब यहाँ पे हमने एक बोल रखा कि अगर कोई गया है x किलोमीटर से और वापस आया है y किलोमीटर से, तो इसका एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x + y। तो वो 60 की स्पीड से गया था और 84 से वापस आया, × 2, तो 60 और 84 कितना होता है, प्लस करके देखेंगे तो 4 और 144। इसी को सॉल्व करेंगे गाइस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, मतलब 60 की गया 84 से वापस आया, तो जो भी सॉल्व करेंगे आप, तो जो भी आएगा आप यहाँ पे देख लेंगे, 12 से कट करके देखेंगे, 12 वही में 144 और 12 × 5 = 60, 12 × 7 = 84, 7 बचे 35 दूना 70, 70 आएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ भी गए होंगे यहाँ पे। ये हमारा अब आज का सेशन यहीं तक था, जो कि ख़त्म होता है गाइस। तो आप लोग को कैसा लगा, आप ग्रुप में हमें कमेंट करके वीडियो के नीचे आप बता सकते हैं कि ये सलूशन कैसा लगा, आपको आगे कंटिन्यू करवाना है या नहीं करवाना है, उसी हिसाब से अपना रिव्यू दे दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय।